तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सीए इंटर के ऑडिट के चैप्टर 2 की केस स्टडी के बारे में। वेलकम टू कॉमर्स जीनी, मेरा नाम है पीयूष जैन और इस सीरीज में हम सीए इंटर ऑडिट के हर चैप्टर की केस स्टडीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो में। आज चैप्टर 2 का नंबर है। चैप्टर 2 की एक केस स्टडी देखते हैं। चैप्टर 2 आपके लिए बेसिकली ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड है, तो केस स्टडी भी उसके बारे में होगी। देखते हैं क्या बोलते हैं इस केस स्टडी में ये लोग। लिखा है, कौर एंड एसोसिएट, अ सोल प्रोप्राइटर फर्म ऑफ सिमरन कौर is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time। तो हमारे पास ये सीए सिमरन कौर हैं और इनको एक कंपनी की ऑडिट ऑफर हुई है और ये ऑडिट इनको पहली बार करनी है। पिछले साल कोई और ऑडिटर था। शी इज फैक्ट चेकिंग अबाउट इंटेग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स। ओहो, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि सिमरन कौर चेक कर रही हैं इंटेग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की इंटेग्रिटी कब चेक की जाती है? जब हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने से पहले अगर हमें लगता है कि प्रमोटर की इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो हम उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले 4 बार सोचेंगे, प्रोबेबली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो काम है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बाद अगर सब कुछ ठीक है तब हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये चेकिंग कर रही है इंटेग्रिटी ऑफ प्रमोटर ऑफ कंपनी एंड की मैनेजरियल पर्संस के बारे में। मैटर्स सच एज कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड बाय हर। तो कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ ये भी देखा जाता है, ये भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का पार्ट है कि भाई जो ऑडिट हमारे पास ऑफर हुई है क्या हमारे पास इनफ स्किल्ड स्टाफ है उस ऑडिट को सही ढंग से पूरा करने के लिए। तो ये भी हम ध्यान में रखते हैं। द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड बाय हर। तो इनको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं लगी और इन्होंने ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब जब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट होगा तो आगे का काम क्या होता है? सर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में 2 चीजें होती है। एक होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और उसके बाद जब ऑडिट स्ट्रेटेजी हमारी बन जाती है तब उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर एक डिटेल ऑडिट प्लान डेवलप होता है। तो ये 2 काम हमारे पास प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। इन्होंने क्या किया है देखें, शी इज ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस। तो ब्रांचेस कितनी हैं और कहां कहां हैं ये भी वो ध्यान में रख रही हैं ऑफ द कंपनी। रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट भी ध्यान में रख रही है कि भाई रिपोर्ट कैसी बनेगी, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होगी, कारो बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी सब चीजें। एंड एक्सपेक्टेड टाइम by which audit has to be completed keeping in view statutory requirement। तो कब तक ये ऑडिट रिपोर्ट हमको सबमिट करनी है? क्योंकि कंपनी में एजीएम की एक डेट होती है, लास्ट डेट होती है, उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें ये कंसिडर कर रही है। ये क्या होता है सर? ये होता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और ये ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या? स्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी का मतलब है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करना। तो ये ओवरऑल समरी है हमारे ऑडिट की। तो ये यही कर रही है कि भैया कब तक कंप्लीट करना है, क्या स्कोप है ऑडिट का, क्या टाइमिंग है, ऑडिट कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात कर रही है। इनिशियली शी हैज थॉट इट प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इन प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्लान फॉर द सेम। तो इन्होंने सोचा कि शुरुआत हम कहां से करेंगे हमारे ऑडिट की? तो हम भाई की एम्प्लॉइज हैं प्रोक्योरमेंट एंड परचेज और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, वहां से हम ऑडिट की शुरुआत करेंगे एंड प्लान फॉर द सेम। तो इसी हिसाब से इन्होंने प्लानिंग शुरू की है। तो जैसे ही ऑडिट स्ट्रेटेजी स्टैब्लिश हुई हम क्या करते हैं? ऑडिट का प्लान बनाना शुरू करते हैं। और प्लान में क्या बनाते हैं हम? प्लान में एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे अप्लाई होंगे और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वो कैसे अप्लाई होंगे, इसका एनटीई यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो जहां पर हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स तय करते हैं तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। तो पहले क्या होता है? पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है और ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ऑडिट प्लानिंग होती है। यानी पहले स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड होता है, फिर उस स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट के बेसिस पर
ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट फाइनल होता है। तो ये इन्होंने प्लानिंग उसकी कर रही है। शी हैज आल्सो प्लान टू विजिट 3 प्लांट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में विजिट का भी इनका प्लान है। और उसका पर्पस क्या है, लिखा है द पर्पस ऑफ प्लांट इंक्वायरी एंड विजिट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये हमारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैं जहां पे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का पता लगाते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। तो इन दोनों से मिलकर बनता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई कर रही हैं। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जो प्लानिंग है वो प्लान का पार्ट होती है, ठीक है ना। आगे लिखा है अ डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर ऑफिस एंड इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू असिस्टेंट्स इन एंगेजमेंट टीम। अब देखिए, जब प्लान बन जाता है तो उस प्लान को हम राइटिंग में लिखकर, सिस्टमैटिकली लिखकर रख लेते हैं। इस राइटिंग में लिखे हुए प्लान को, इस पेपर पर लिखे हुए डॉक्यूमेंटेड प्लान को हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। तो इन्होंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया और ये ऑडिट प्रोग्राम अपनी एंगेजमेंट टीम को हैंड ओवर कर दिया। देखिए, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें इंटर लेवल पर, सीधे क्वेश्चन अगर आप देखें तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको केस स्टडी का केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जितना आप थॉरोली केस स्टडी पढ़ेंगे उतना आपको क्वेश्चन ज्यादा सही होने के चांसेस हैं, सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। तो मेरी हमेशा राय रहती है कि केस स्टडी जितना डिटेल में हो सके, जितना अच्छे से हो सके, समझ के हो सके, आपको पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने ये ऑडिट प्रोग्राम बनाकर अपनी टीम को दे दिया। These set of instructions include detail of extent of checking and nature of audit procedures to be performed. तो वो NTE, nature, extent and timings of audit procedure performed regarding purchase, sales, income, expenditure, etc. तो जो भी audit procedure perform करने थे उनकी डिटेल इस audit program में लिखी हुई है। During the course of execution of above set of instruction, it has been brought to her notice that the company is also producing substantial quantity of scrap. ओहो, तो कंपनी में स्क्रैप बड़ा जनरेट हो रहा है और ये जो स्क्रैप का जनरेशन है ये इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। तो ये स्क्रैप की चेकिंग वो ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाउएवर नो इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू एंगेजमेंट टीम इन दिस रिगार्ड। बेटा बताइए, अगर हमको किसी चीज के बारे में शुरू में अंदाजा नहीं लगता है और हम उस चीज की चेकिंग की ऑडिट प्लानिंग में कोई चीज नहीं लिखते हैं, कोई प्रोसीजर नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे जब हमको लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन तो हो रहा है और इसके ट्रांजैक्शन के बारे में ऑडिट प्रोग्राम में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बेटा ऐसी सिचुएशन में हमको ऑडिट प्लान अमेंड करना पड़ता है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। रेक्टिफाई तो प्रॉपर वर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑडिट प्लानिंग जो है उसके बारे में आपके ऐसे 300 में क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस। ये एक डिस्क्रीट फेज नहीं है कि एक बार प्लानिंग की और प्लानिंग का काम खत्म हो गया, उसके बाद ये पत्थर की लकीर हो गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिचुएशन डिमांड करती है, अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम ऑडिट प्लान को फ्लेक्सिबल रखते हैं, उसको लगातार बदलते रहते हैं और मोस्टली ऑडिट में, ऑडिट प्लान में छोटे मोटे बदलाव होते ही हैं। तो ऑडिट प्लान जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है। प्लानिंग जो है ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होती है। इसका मतलब है ऑडिट प्लान में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। ऐसे 300 में तो ये तक लिखा हुआ है कि प्लानिंग छोड़ो, जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी आपने एस्टेब्लिश की है उसमें भी अगर चेंज की जरूरत हो तो ऑडिट के दौरान उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस हो सकते हैं और प्लान में तो खैर हो ही सकते हैं। तो अगर इनको पता चला कि भाई यहां पर सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप जनरेट होता है और ये चीज हमने ऑडिट प्लान में इंक्लूड नहीं की थी, तो बताओ बेटा क्या करना चाहिए इनको। सर इनको भूल जाना चाहिए। नहीं बेटा, भूलते नहीं हैं, इसको हम ऑडिट प्लान में इंक्लूड करेंगे, हम अपने ऑडिट प्लान को मॉडिफाई करेंगे। खैर ये तो बात हुई थियरी की। केस स्टडी में क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं। लिखा है ऑडिटर इज fact checking about promoters and key managerial person. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? बेटा बताओ, integrity of promoters,
अपने स्टाफ की कॉम्पिटेंस, ये कब चेक करते हैं? सर ये चेक करते हैं ऑडिट से पहले इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो जैसे ही आपको ये पता है, अब इसमें देखो आंसर बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जरूर पढ़िए, अपने नोट्स में लिखा हुआ है, उसमें ये दोनों पॉइंट क्लियरली दिए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा, कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, requirements of financial reporting framework and expected time of completion are relevant factor primarily for which of the following? बताओ बेटा, नंबर ऑफ ब्रांचेस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट की जरूरत है। ये ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करने का पार्ट है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? सर ये तो बड़ा क्लियरली लग रहा है, एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। नाउ तीसरा क्वेश्चन है, टेक इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट, यानी ये प्लानिंग हो चुकी है और प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए, जब भी आपको ये पूछते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, तो ऐसे टाइम पर चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए। कई बार दो स्टेटमेंट ट्रू जैसे होते हैं, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है हमको वो टिक करना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन द एरिया ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। बताओ बेटा, प्लानिंग हो चुकी है, तो ये जो प्लान्ड इंक्वायरी होती है, ये प्लान का पार्ट है या स्ट्रेटेजी का? सर स्ट्रेटेजी तो पहले बनती है, उसके बाद प्लान डेवलप होता है। तो प्लान अगर एक्टिविटी है कोई, तो वो तो प्लान का पार्ट होगी, स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, तो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है। आगे लिखा है प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट आर प्लानिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फॉल इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। बेटा ये केस स्टडी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो विजिट ऑडिटर प्लान कर रहा है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट है, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमारे पास ऑडिट प्लान का पार्ट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं, द सेट डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिट प्लानिंग। अरे भाई, प्लान्ड विजिट है, प्लान सब कुछ है, तो ये प्लानिंग का पार्ट क्यों नहीं होगा? तो ये तो ठीक नहीं लग रहा ऑप्शन। एंड लास्ट है, प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट फॉल इन द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। वैसे तो देखो, ऑडिट प्रोग्राम जो है वो भी ऑडिट प्लानिंग का ही पार्ट होता है, उसी का रिटन फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी प्लानिंग ज्यादा सही है क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वहां पर दिया हुआ है। तो इस वजह से जो सबसे ट्रू स्टेटमेंट है वो बी स्टेटमेंट है, राइट। नाउ फोर्थ, व्हाट इज डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू असिस्टेंट इन एंगेजमेंट टीम नोन एज। बताओ बेटा, ये जो डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम एंगेजमेंट टीम को देते हैं, इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें ये ऑडिट प्लानिंग जो हमने की है वो डिटेल में लिखी हुई होती है। तो ये हमारा है ऑडिट प्रोग्राम, तो ये सी सही है इसका आंसर। और फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है इसके स्टडी का, द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू एंगेजमेंट टीम। व्हाट शुड बी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बाय सीए सिमरन कौर। ओहो, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो स्क्रैप मिला था, सब्सटेंशियल स्क्रैप जनरेट हुआ था, इसको इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, सीए सिमरन कौर को क्या करना चाहिए था? सर इसमें तो प्लान को मॉडिफाई करना चाहिए था। बिल्कुल बेटा, जब भी हमको नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो ओरिजिनल प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, हम प्लान को मॉडिफाई करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है, शी शुड इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन एज ऑडिट हैज ऑलरेडी बिगन। बिल्कुल गलत बात है, ऑडिट चालू हो गई, इसका मतलब इग्नोर नहीं करना है। शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बेटा, ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए। फिर लिखा है शी शुड लीव द मैटर टू द विजडम ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये भी ठीक बात नहीं है भाई, एंगेजमेंट टीम की विजडम, क्योंकि वो तो आर्टिकल भी हो सकते हैं, स्टाफ भी हो सकते हैं, जिनको हो सकता है ऑडिट के बारे में डिटेल जानकारी ना हो, तो ये भी ठीक नहीं है। एंड लास्ट इज शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज शी वाज नॉट प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन अर्लियर। क्या ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेना कि ये तो मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, क्या ये ठीक तरीका है? नहीं बेटा, ये भी ठीक तरीका नहीं है। हमको ऑडिट प्लान खुद एग्जीक्यूट करना है, खुद बनाना है, और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उससे ऑडिट प्लान मॉडिफाई होना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास चैप्टर 2 की केस स्टडी थी। आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स की केस स्टडी यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। आपको ये केस स्टडी का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको और उम्मीदें हैं तो कमेंट में जरूर बताएं जो उम्मीदें हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके आगे आपकी उम्मीदें पूरी करने की। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।